साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए पीवाई की सीरीज का पार्ट 4 आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में पूछे गए 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल इस पार्ट 4 में करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने पिछले 3 पार्ट हल कर चुके हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और निश्चित रूप से आपने अभी तक अपलोड किए गए चारों टेस्ट का हल भी कर चुके होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज का। आज पहला प्रश्न। अभी तक हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में पूछे गए 45 प्रश्नों का हल इसी यूट्यूब चैनल पर 3 पार्ट में कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में 15 प्रश्नों का हल करते हैं और आज चौथा पार्ट है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित की जाएगी। निम्न में से कौन सी मद को राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाएगा। साथियों, आपको इसी YouTube चैनल पर राष्ट्रीय आय के टॉपिक में प्रत्येक बिंदु को बताया गया है, किस मद को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, किस मद को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। यदि आप राष्ट्रीय आय को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पर इस राष्ट्रीय आय के वीडियो को देखिए और एग्जाम में राष्ट्रीय आय से संबंधित आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में किसको शामिल करेंगे? द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेक्रेटरीज इन द सेकेंडरी मार्केट। तृतीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। सेकंड है गृह निर्माण निवेश, रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जब हम अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में जो भी खर्चा लगता है उसके ऊपर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो विकल्प है गृह निर्माण निवेश, रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल होगा, क्योंकि गृह निर्माण में जो कारीगर लग रहा है या जो मजदूर लग रहा है उसको मिलने वाली मजदूरी, कारीगर को मिलने वाला वेतन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। इसलिए गृह निर्माण में जो भी निवेश करेंगे, मकान बनाने में जो भी निवेश करेंगे, व्यय करेंगे, वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का कभी भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योगदान, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी। इसको भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा या किसी प्रकार की पेंशन, हस्तांतरण, भुगतान, इन सभी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अतः हमारा जो आंसर होगा गृह निर्माण निवेश में, तो हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अतः आंसर का सेकंड विकल्प सही होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समीकरण दर्शाता है। इनकम, वाई इनकम को दर्शाता है, सी उपभोग कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इक्वेशन गिव्स, यह इक्वेशन किसको बताती है? यह इक्वेशन सकल घरेलू उत्पाद को बताती है, अर्थात जीडीपी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कंप्यूटेंट्स ऑफ नेशनल इनकम? लाभांश, डिविडेंड को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। इनपुटेड वैल्यू ऑफ रेंट, किराए का आरोपित मूल्य। हमारी कोई भी मशीन है, यदि हम उसको किराए पर देते हैं और उसके प्रतिफल में हमें जो किराया मिलता है या हमारी पूंजी है, कैपिटल को हम ब्याज के ऊपर देते हैं, प्रतिफल में जो ब्याज मिलता है किराए का आरोपित मूल्य होता है और उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी को भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेब्ट। राष्ट्रीय सरकार जो भी देश की सुरक्षा के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो भी राष्ट्रीय ऋण लेती है, उनके ऊपर जो ब्याज होता है, उस ब्याज के भुगतान को हम राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अतः आंसर हमारा विकल्प फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? एट व्हाट प्राइस रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड? वास्तविक जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? देखिए, जीडीपी की गणना जो की जाती है वह स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, दो कीमतों के आधार पर की जाती है। स्थिर कीमत और दूसरी है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत का संबंध आधार वर्ष की कीमतों से है, आधार वर्ष की कीमतों से है, और प्रचलित कीमत का संबंध वर्तमान वर्ष की कीमत से है। ठीक है, तो वास्तविक जीडीपी के लिए हम आधार वर्ष की या स्थिर कीमत कांस्टेंट प्राइस का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर वास्तविक के स्थान पर मौद्रिक होता, मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए हम वर्तमान वर्ष की कीमत की गणना करते हैं, अर्थात प्रचलित कीमत पर मौद्रिक जीडीपी ज्ञात करते हैं, और रियल जीडीपी हमेशा स्थिर कीमत पर आधार वर्ष की कीमत के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो निश्चित रूप से आपको यह क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी अभी क्वेश्चन आए हैं समझ में आ गए होंगे। इस पेपर में राष्ट्रीय आय से संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पीजीटी लेवल या आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम में राष्ट्रीय आय टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः आपको राष्ट्रीय आय के टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा ताकि राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस टू एब्सोल्यूट इनकम, निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार क्या होता है? उपभोग एवं आय के मध्य गैर आनुपातिक संबंध होता है। उपभोग एवं आय के मध्य गैर आनुपातिक संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नॉन प्रोपोर्शनल। सेकंड है, उपभोग एवं आय के मध्य आनुपातिक संबंध होता है। थर्ड है, एमपीसी गिरती हुई लेकिन एपीसी से अधिक होती है। एमपीसी इज फॉलिंग बट ग्रेटर देन एपीसी, और एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार। सबसे पहले यह जानेंगे निरपेक्ष आय परिकल्पना का संबंध जॉन मेनार्ड कीन्स से है। जॉन मेनार्ड कीन्स, निरपेक्ष आय परिकल्पना का संबंध जॉन मेनार्ड कीन्स से है। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, यदि व्यक्ति की इनकम में वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से उपभोग में भी वृद्धि होगी, लेकिन
जिस गति से आय में वृद्धि होती है उतनी गति में या उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं देखने को मिलती। अतः हम कह सकते हैं उपभोग एवं आय के मध्य संबंध पाया जाता है, लेकिन वह संबंध गैर आनुपातिक संबंध होता है। उपभोग और आय के मध्य गैर आनुपातिक संबंध पाया जाता है, अतः आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बैंडवैगन प्रभाव एक उदाहरण है। बैंडवैगन इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैंडवैगन प्रभाव किसका एग्जाम्पल है? रैचेट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और स्नोव इफेक्ट। बैंडवैगन प्रभाव प्रदर्शन प्रभाव या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का उदाहरण है। इन सभी को हम रैचेट प्रभाव, आय प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव या स्नोव प्रभाव, इन सभी को हम एक अलग वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना। उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, किसके द्वारा विकसित की गई? द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजम्पशन हैज बीन डेवलप्ड बाय ओन। ठीक है, यह किसके द्वारा डेवलप की गई? एफ मोदिगिलियानी, आर बरमबर्ग, ए एंडो या उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा जीवन चक्र परिकल्पना लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की परिकल्पना विकसित की गई। मोदिगिलियानी जो एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1950 के दशक में जीवन चक्र परिकल्पना विकसित की और इनके विकसित करने में इनके दो शिष्य एफ मोदिगिलियानी के शिष्य बरमबर्ग और एंडो, ये दोनों किसके थे? स्टूडेंट थे ये एफ मोदिगिलियानी, और इन तीनों ने मिलकर जीवन चक्र परिकल्पना विकसित की। मुख्य श्रेय मोदिगिलियानी को जाता है, लेकिन उनका सहयोग करने वाले उनके दो छात्र रहे। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपभोग परिकल्पना उपभोग व आय में समय के साथ अप्रतिवर्ती संबंध बनाती है या संबंध मानती है? Which of the following consumption hypothesis assumptions irreversible relationship of consumption and income over time? निरपेक्ष आय परिकल्पना, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और नॉर्मल इनकम हाइपोथेसिस, सामान्य आय परिकल्पना। निम्न में से कौन सी उपभोग परिकल्पना उपभोग व आय के समय के प्रति अप्रतिवर्ती संबंध को मानती है? तो इनमें जो संबंध को मानती है वह होती है सापेक्ष आय परिकल्पना, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इस प्रश्न का आंसर जो होगा सापेक्ष आय परिकल्पना। इसके अलावा हम इस प्रश्न में जानकारी जानना चाहेंगे निरपेक्ष आय परिकल्पना, और निरपेक्ष आय परिकल्पना का संबंध जॉन मेनार्ड कीन्स से है, जिन्होंने 1930 से 1940 के मध्य इस परिकल्पना को विकसित किया। सापेक्ष आय परिकल्पना का संबंध जेम्स ड्यूजेनबरी से है। जेम्स ड्यूजेनबरी ने अपनी 1949 में प्रकाशित, इनकी 1949 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है इनकम, सेविंग एंड स्टोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यह है जेम्स ड्यूजनबेरी की पुस्तक जो 1949 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने सापेक्ष आय परिकल्पना की व्याख्या की है। नेक्स्ट परिकल्पना है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, स्थायी आय परिकल्पना। और स्थायी आय परिकल्पना 1957 में दी है। यह मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। मिल्टन फ्रीडमैन ने स्थायी आय परिकल्पना दी 1957 में। ठीक है। और सामान्य आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना को ही हम सामान्य आय परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अस्थायी आय की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अस्थायी आय की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी क्या होती है। मिल्टन फ्रीडमैन बताता है कि अस्थायी आय की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा शून्य होती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी हाइपोथेसिस स्थायी आय परिकल्पना में 1957 में बताया कि अस्थायी आय की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी हमेशा शून्य के बराबर होती है, अर्थात शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन लागत प्रेरित स्फीति का कारक नहीं है। Which of the following is not a causes of cost push inflation? निम्न में से कौन लागत प्रेरित स्फीति का कारक नहीं है। इंक्रीज इन वेजेस, मजदूरी में वृद्धि निश्चित रूप से लागत प्रेरित स्फीति का कारक है। यदि मजदूरी में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उन श्रमिकों के द्वारा किए गए उत्पादन की कीमत में वृद्धि होगी, अर्थात लागत में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से लागत प्रेरित स्फीति पाई जाएगी। यदि गवर्नमेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क में वृद्धि कर देती है तो उस संबंधित वस्तु पर लागत प्रेरित स्फीति देखने को मिलेगी, अर्थात उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सब्सिडी, यदि सब्सिडी में वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की कीमत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। अतः अनुदान की वृद्धि इंक्रीज इन सब्सिडी लागत प्रेरित स्फीति नहीं है, तो आंसर हमारा अनुदान में वृद्धि होगा। और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, यदि क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से ऑयल में लागत प्रेरित स्फीति होगी, अर्थात ऑयल की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। उपरोक्त कथन स्फीति के किस प्रकार से संबंधित है। टू मच मनी बहुत अधिक मुद्रा, चेजिंग टू फ्यू गुड्स बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, किस प्रकार की स्फीति का कथन है। यदि कम वस्तुओं के पीछे अधिक मुद्रा को खर्च करना पड़े, अर्थात वस्तु की सप्लाई कम है और हम अधिक कीमत देने के लिए तैयार हैं, अर्थात वस्तु की डिमांड अधिक है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड अधिक है। पूर्ति वस्तु की कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, लोग अधिक पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो वह मांग जन्य स्फीति होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए सरलतम है? सबसे अधिक तरल और विनिमय के लिए सरलतम कौन सी होगी, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले है M1। M1 क्या होता है? M1 इजकल टू क्या होता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। यदि नगद मुद्रा, बैंकों से डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, आरबीआई से अदर डिपॉजिट, इन सभी को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें M1 मुद्रा प्राप्त होती है। और M1 मुद्रा को ही सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के सरलतम रूप होती है। अर्थात तरल सर्वाधिक रूप कौन सा होगा? M1 मुद्रा सर्वाधिक तरल रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा M2। तो M2 इजक्वल टू होता है M1। यदि M1 में हम पोस्ट ऑफिस की मांग जमाएं, यदि M1 में पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं ऐड कर देते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स ऐड करते हैं, तो M2 प्राप्त होता है। इसी तरह M3 इज इक्वल टू M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, M1 प्लस समय अवधि जमाएं यदि M1 में ऐड कर दी जाए तो M3 प्राप्त होगा। और M4 होगा यदि M3 में पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं ऐड कर दी जाती है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स बचत जमाएं ऐड कर देते हैं तो M4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे तरल रूप मुद्रा का कौन सा होगा? M1 होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, तरलता की जाल की स्थिति में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होगी। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या होगी? एट लिक्विडिटी ट्रैप स्टेज, तरलता जाल की स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी। तरलता जाल की स्थिति में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या होगी? ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग जो होती है वह होती है अनंत लोचदार होती है। और तरलता जाल की आकृति जो होती है एक निश्चित स्थान पर आकर, ये होगा लिक्विडिटी ट्रैप, एक निश्चित स्थान पर आकर कोई भी अपनी मुद्रा को ब्याज के रूप में नहीं देना चाहेगा, अर्थात अनंत लोचदार की स्थिति को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन त्वरक सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? त्वरक सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? आप्तालियो त्वरक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। 1911 में इसने त्वरक सिद्धांत दिया है। कीन्स का संबंध त्वरक से नहीं है, इसका संबंध गुणक से है। और कीन्स का संबंध गुणक से है, त्वरक से नहीं है। क्लार्क का संबंध भी त्वरक से है। इन्होंने 1917 में त्वरक के संदर्भ में परिभाषित किया है। और फ्रिस ने 1933 में त्वरक की व्याख्या की है, अर्थात त्वरक सिद्धांत को बताया है। अतः आप्तालियो, क्लार्क और फ्रिस ये तीनों त्वरक सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन कीन्स गुणक से सिद्धांत से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न है, विकसित अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर गुणक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकसित अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में वृद्धि होगी। एमपीसी में वृद्धि होती है तो गुणक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी स्थिति में गुणक प्रक्रिया भी इंक्रीज हो जाएगी, वृद्धि होगी। व्हाट विल बी
द इफेक्ट ऑन मल्टीप्लायर प्रोसेस इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज इन द डेवलप्ड कंट्री। इसका जो आंसर होगा इंक्रीज। विकसित अर्थव्यवस्था में एमपीसी में यदि वृद्धि होती है तो गुणक में भी वृद्धि होगी, तो आंसर विकल्प 4 होगा। इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 15 प्रश्नों का हल किया। साथियों, यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा, इकोनॉमिक्स से संबंधित 15 प्रश्नों का हल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में फिर 15 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।